पिछली बार हम लोगों ने देखा था कि कुछ मॉन्स्टर्स अब वैन के विलेज के ऊपर हमला करने के लिए आ रहे हैं। ये देखकर सभी विलेजर्स डर जाते हैं और अब वो गेट बंद करके अंदर छिप जाते हैं, पर ऐसा करने से वो मॉन्स्टर्स भागेंगे नहीं। इसलिए वैन अब सभी लोगों से कहता है कि मैं यहाँ पर तुम सभी लोगों के लिए लड़ने वाला हूँ, पर मैं अकेले ही मिलकर इस विलेज को नहीं बचा सकता हूँ, इसलिए मुझे तुम सभी लोग की ताकत की जरूरत है। क्या तुम सभी लोग मेरी मदद करोगे एक साथ इस विलेज को बचाने में? तो अब सभी लोग ज्यादा सोचते नहीं है, वो भी अब कहते हैं कि हाँ, हम लोग एक साथ लड़ेंगे और हम लोग हमारे विलेज को प्रोटेक्ट करेंगे। ये सुनकर वैन भी खुश हो जाता है और अब वो उन्हें कैनन तैयार करने के लिए कहता है। ये सुनकर सभी लोग भी अब कैनन के पास आ जाते हैं। दूसरी तरफ काम सीन आकर वैन को बताता है कि जो औरतों की पार्टी है वो हंटिंग करने के लिए गई है, इसलिए वो लोग इस विलेज में है नहीं। जिस पर वैन सोचता है कि ऐसी बात है तो मुझे ही इन लोगों को लीड करना पड़ेगा। वो अब जाने वाला होता है पर टिल को उसकी चिंता हो जाती है और अब वो उसे रोक लेती है। तभी वहाँ पर डी भी आ जाता है। ये सब देखकर वो कहता है कि क्या हुआ? तो अब टिल की वजह से वैन को भी नीचे रुकना पड़ता है। वो अब डी से कहता है कि माफ करना, पर क्या तुम मेरी जगह ले सकते हो? मतलब क्या तुम ऊपर जाकर मुझे रिपोर्ट दे सकते हो कि क्या चल रहा है? मैं तुम्हें यहीं से ही ऑर्डर्स देते रहूंगा। तो डी भी मान जाता है और अब वो ऊपर पहुंच जाता है। सामने अब इतने सारे मॉन्स्टर्स को देखकर वो भी अब हैरान हो जाता है। वो बताता है कि मॉन्स्टर्स 40 से ज्यादा होंगे और वो 8 मीटर लंबे हैं। ये सिचुएशन काफी बुरी है। नाइट्स के एक पूरे ग्रुप को काफी मुश्किल होती है सिर्फ एक ही ये मॉन्स्टर हराने में, और अभी तो ये पूरा झुंड आ रहा है, हम इन्हें कैसे हराएंगे? तो अभी अब वैन उसे कहता है कि घबरा मत, सभी आयरन बोल्ट्स को कैनन के अंदर डलवा लो। तो डी भी मान जाता है। वहीं पर डी के अब साथियों से बताने लगते हैं कि जो नॉर्मल वेपन्स हैं वो इन मॉन्स्टर्स के ऊपर काम नहीं करेंगे क्योंकि इनकी स्किन काफी टफ है। जिस पर डी भी कहता है कि हाँ, मुझे पता है, आज तक मैंने काफी सारी ऐसी बैटल जीती है जो कि इम्पॉसिबल थी जीतनी, और आज भी मैं जीत कर रहूंगा, वो भी वैन के ऑर्डर्स मान के। अब बिना टाइम वेस्ट करे वैन ने जो करने के लिए कहा है वो फटाफट करो। तो सभी लोग भी मान जाते हैं और अब वो उन कैनन्स के अंदर आयरन की तीरों को डाल देते हैं और अब डी के कहने पर वो उन्हें शूट कर देते हैं। वो जो तीर होती है वो उन मॉन्स्टर्स के अंदर जाकर आर पार हो जाती है और अब देखते देखते वो लोग अब 10 मॉन्स्टर्स को हरा पाते हैं। ये देखकर डी भी हैरान हो जाता है क्योंकि इन तीरों को वैन ने बनाए हैं और ये काफी पावरफुल हैं। पर अब वो लोग अब देखते हैं कि उनकी तीरें अब खत्म ही होने वाली है और अभी भी मॉन्स्टर्स बिना रुके आते जा रहे हैं। उनके पास और कोई चॉइस नहीं होती है, उन्हें अपनी बची हुई तीरों का ही यूज करके उन मॉन्स्टर्स को मारना पड़ता है। काफी सारे मॉन्स्टर्स तो अब मर जाते हैं पर अभी भी एक और झुंड आ रहा है और उनके पास आयरन की तीरें नहीं बची है। अगर उन लोगों ने कुछ किया नहीं तो ये विलेज को तबाह कर देंगे। सभी लोग अब डी से पूछने लगते हैं कि हम लोग क्या करें। वहीं डी को भी समझ नहीं आ रहा होता है। दूसरी तरफ वैन भी अब सोचने लगता है और अब उसके दिमाग में एक आइडिया आ जाता है। वो अब डी से कहता है कि इन मॉन्स्टर्स के ऊपर लकड़ियों की तीरों से हमला करो। इस पर अब डी के साथी हैरान हो जाते हैं। वो कहते हैं कि लेकिन इनके ऊपर लकड़ियों की तीर काम नहीं करेगी क्योंकि इनकी स्किन काफी हार्ड होती है। वो इसी तरीके से कंप्लेन कर ही रहे होते हैं पर तभी डी उन्हें शांत कराता है और कहता है कि वैन ने ये प्रूव किया है कि वो एक्सपेक्टेशंस पर खड़ा उतर सकता है। वो हर चीजों को सोच समझ के करता है, तो इस बार भी मैं उसकी इसी प्लान पर विश्वास करूंगा। जल्दी से लकड़ियों की तीरों को तैयार करो। तो वो सभी लोग भी अब मान जाते हैं। वो उन तीरों को अब कैनन पर लगाकर लकड़ियों के ही तीरों से शूट कर देते हैं और हम लोग अब देखते हैं कि वो तीरें भी जाकर उन मॉन्स्टर्स को मारने लगती हैं, जो देखकर सभी लोग अब हैरान हो जाते हैं। और अब इसी तरीके से वो लोग अब और भी काफी सारी तीरें चलाते हैं और हम लोग अब देखते हैं कि सारे मॉन्स्टर्स अब खत्म हो जाते हैं। ये देखकर सभी विलेजर्स भी काफी खुश हो जाते हैं क्योंकि वो लोग अब जीत गए हैं। इसके बाद अब डी के साथ ही भी अब डी को बताते हैं कि हमने सभी दुश्मनों को खत्म कर दिया है। ऐसा करने के लिए हमें बस थोड़ी सी ही तीरों की जरूरत पड़ी है और ऊपर से हमारे साइड कोई इंजर्ड भी नहीं हुआ। ये सुनकर डी भी काफी इम्प्रेस होता है। वो कहता है कि ये विक्ट्री तो काफी ज्यादा परफेक्ट है, ये सब कुछ वैन की वजह से हो पाया है, वो कमाल का है। अगले सीन में हम लोग अब देखते हैं कि वो सभी लोग अब मिलकर उन लिजर्ड को अलग अलग तरीके से काट रहे होते हैं। वो उनकी हड्डी और मीट निकाल रहे होते हैं और तो सभी को समझा रहा होता है कि ध्यान से इनके मैजिक कोर को एक्सट्रैक्ट करना। अच्छी बात यह है कि हम लोग अभी काफी ज्यादा हैं, नहीं तो ये बॉडी काफी जल्दी खराब हो जाती है। वहीं मोटा भाई भी कहने लगते हैं कि हाँ, अच्छा हुआ कि वैन ने हमारे लिए ये नाइफ तैयार कर दिए हैं। इतना अच्छा तो मेरी एक्स भी नहीं काटती थी जितना अच्छा ये नाइफ काट पा रहे हैं। तभी वैन भी वहाँ पर आकर देखता है कि उनके पास तो अब काफी ज्यादा मीट हो चुका है। ये देखकर अब उसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि आज वो लोग सेलिब्रेशन कर सकते हैं और हम लोग अब देखते हैं कैसे ही होता है। रात में वो सभी लोग अब पार्टी करने लगते हैं उनकी जीत के लिए। सभी को एंजॉय करता हुआ देखकर रोंडो कहता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस विलेज के लोग फिर से हंस पाएंगे और खाना एंजॉय कर पाएंगे। जिस पर दूसरा बंदा भी कहता है कि हाँ, वैन एक ऐसा नोबल है जो कि बाकियों की तरह नहीं है। जिस पर अब एस्पार्डा कहता है कि एक नोबल के लिए ये एक प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर है। अगले सीन में हम लोग अब देखते हैं कि वो सभी लोग अब उन्हीं लिजर्ड के मीट को खाते हैं जो कि उन्हें काफी टेस्टी लगता है।
वो लोग अब वैन के वेपन्स की तारीफ भी कर रहे होते हैं। तभी उनकी बात सुनकर डी भी आ जाता है। उसे भी ये पता चल जाता है कि वैन ने सभी एडवेंचरर्स के लिए वेपन तैयार करे हैं। ये सुनकर वो काफी एक्साइटेड हो जाता है। वो कहता है कि मुझे भी एक तलवार खरीदनी है। तभी डी के बाकी के साथी भी आ जाते हैं। वो भी कहते हैं कि हाँ, हमें भी खरीदनी है। तुम हमसे कितने पैसे लोगे? तो वैन कहता है कि तुम लोगों ने मेरी इतनी मदद करी है तो मैं तुम लोगों से पैसे कैसे लूंगा। चिंता मत करो, जब हमारे पास मटेरियल्स होंगे और पैसे होंगे तब मैं तुम्हारे लिए वो नई तलवार बना दूंगा। तो वो लोग भी अब मान जाते हैं। अगले सीन में औरथो अब वैन को बताता है कि अगर तुम इन लिजर्ड को किसी मर्चेंट को बेचोगे तो वो तुम्हें हर एक बॉडी के 20 गोल्ड कॉइन देगा। पर इस केस में जो ज्यादातर मीट है वो खराब हो जाएगा और ट्रांसपोर्टेशन की फीस भी लग जाएगी, उसे भी सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो कैलकुलेट करें तो हर एक मीट का तुम्हें 8 गोल्ड कॉइन मिल जाएगा। तो वैन भी सोचता है कि हमारे पास तो 40 बॉडी है, यानी कि हमें 300 गोल्ड कॉइन मिलेंगे, जो कि बहुत ही ज्यादा है। ये सुनकर वैन भी हैरान हो जाता है। तब स्पार्टा कहता है कि लेकिन अगर कोई विलेज या फिर टाउन अगर 100 गोल्ड कॉइन से ज्यादा कमाता है तो उन्हें मार्क्यूस को यानी कि आपकी फैमिली को 50% टैक्स देना होगा। ये सुनकर वैन भी हैरान हो जाता है। वो कहता है कि क्या हम लोग इस मीट की बात को छुपा कर नहीं रख सकते हैं? तो स्पार्टा कहता है कि नहीं, अगर हम लोग एक ही बारे में इतने सारे मीट को बेचेंगे तो लोगों को तो पता ही चल जाएगा। ये सुनकर वैन उदास हो जाता है कि उसका प्रॉफिट आधा हो जाएगा टैक्स देने की वजह से। वैन अब सोचता है कि लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो है कि अगर मेरे फादर को पता चला कि मैंने इस विलेज को इतना डेवलप कर दिया है तो वो मुझे फिर किसी एक और बंजर से एरिया में भेज देंगे। अगर ऐसा हुआ तो मैं अपनी पीसफुल जिंदगी नहीं जी पाऊंगा। उसे परेशान देखकर स्पार्टा कहता है कि हम लोग इस सिचुएशन को छुपा कर तो नहीं रख सकते हैं, पर एक चीज है जो कि हम लोग कर सकते हैं, हम लोग तुम्हारे भाई मुर्किया की मदद ले सकते हैं। तो वैन कहता है कि हाँ, तुम सही कह रहे हो। अगर हम लोग ये दर्शाएंगे कि इन सही मॉन्स्टर्स को मेरे भाई ने मारा है तो किसी को हमारे बारे में पता ही नहीं चलेगा। अगले सीन में हम लोग अब देखते हैं कि उन लिजरमैन की बॉडी को कलेक्ट करने के लिए अब मर्चेंट्स आ गए हैं। वो लोग भी अब वहाँ की दीवार को देखकर हैरान हो जाते हैं। उन्हें लग ही नहीं रहा होता है कि ये कोई बंजर सा विलेज है। तभी वैन अब उन लोगों का यहाँ पर स्वागत करता है। वो बताता है कि मैं इस विलेज का लॉर्ड हूँ। वैन को देखकर वो लोग भी काफी हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो किंगडम के अंदर पहले काफी फेमस हुआ करता था, काफी टैलेंटेड होने के लिए। वहीं वैन अब उन लोगों से पूछता है कि क्या तुम लोग अपने नाम बता सकते हो और तुम्हारी कंपनी का नाम। तो वो भी बताता है कि हाँ। वो अब बताता है कि मेरा नाम बेल है और हम लोग मैरी चेम्बर्स ऑफ कॉमर्स के मर्चेंट हैं। मेरे साथ मेरा छोटा भाई रांगो भी आया है। इसके बाद वैन भी अब उन लोग को अपने विलेज के अंदर एंट्री दे देता है और अब वो उन लोग को उसी जगह पर ले आता है जहाँ पर वो मॉन्स्टर्स की बॉडी को रखा गया है। वो लोग भी अब इतने सारे मॉन्स्टर्स को देखकर हैरान हो जाते हैं कि आखिरकार इन लोगों ने इन मॉन्स्टर्स को हराया कैसे। वहीं वैन अब उनसे पूछता है कि क्या तुम इन्हें खरीदोगे, जिस पर वो भी कहते हैं कि हाँ ऑफ कोर्स। बेल कहता है कि मैं जाकर और भी बंदों को लेकर आता हूँ, इन सभी को ट्रांसपोर्ट करने में 1 महीना लग जाएगा, क्या आप वेट कर लोगे? तो वैन भी कहता है कि ठीक है, वैसे इतने समय में मीट थोड़ा सा खराब हो जाएगा तो तुम लोग फ्री में ही ले जाना, पर थोड़ा सा। ये सुनकर वो लोग भी अब खुश हो जाते हैं और कहते हैं शुक्रिया। इसके बाद वैन कहता है कि वैसे हमारे पास कुछ कमाल के वेपन्स भी हैं, क्या तुम लोग देखना चाहोगे? तो वो लोग भी अब कंफ्यूज हो जाते हैं। वो पूछते हैं कि क्या इस विलेज के अंदर कोई ब्लैक स्मिथ भी है? वहीं ब्लैक स्मिथ तो नहीं है, पर अब इन सभी वेपन्स को वैन ने बनाया है और वो उन सभी वेपन्स को उन्हें दिखाता है जो कि काफी कमाल के होते हैं। वो उतना ही प्राइस पे करने के लिए तैयार है जितना वैन उनसे मांग रहा है। ये सुनकर वैन भी अब उनका शुक्रिया करता है। वो कहता है कि वैसे क्या तुम हमारे वेपन्स को प्रमोट भी कर दोगे? तो वो लोग भी अब थोड़ा बहुत सोच में पड़ जाते हैं। ये रिएक्शन देखकर वैन समझ जाता है कि जरूर ये दोनों ये चाहते होंगे कि ये वेपन सिर्फ इन्हीं लोगों को मिले। वैन अब इसी सिचुएशन का फायदा उठाता है। वो कहता है कि सोच कर देखो कि जो 2 मर्चेंट वो ट्रैवल कर रहे थे, अगर वो अचानक से वेपन्स बेचना शुरू कर देंगे तो सभी को पता ही चल जाएगा कि ये वेपन्स इस विलेज में बने हैं। तो वो लोग भी अब डर जाते हैं। वो कहते हैं कि हाँ, हम लोग तो फिर फंस जाएंगे। तो वैन अब उन लोगों को एक आइडिया सजेस्ट करता है और कहता है कि मैं तुम्हें एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे तुम और भी प्रॉफिट कमा पाओगे। तो वो भी पूछते हैं कि आखिर तुम्हारा आइडिया क्या है? तो वो कहता है कि तुम लोग इस विलेज के अंदर एक दुकान बना सकते हो और उसे चला सकते हो। ये सुनकर वो भी हैरान हो जाते हैं। वो कहते हैं कि क्या सही में आप ऐसा हमें करने दोगे? तो वैन भी कहता है कि हाँ। ये सुनकर अब उसका शुक्रिया करते हैं, जिस पर वैन कहता है कि चलो अब चलकर तुम्हारे लिए दुकान बनाते हैं। इसके बाद वैन जाकर अपनी पावर का यूज करके उन लोग के लिए दुकान काफी जल्दी तैयार कर देता है, जो देखकर वो भी काफी हैरान हो जाते हैं। अगले सीन में हम लोग को पाना मेरा और आरती को दिखाया जाता है। वो भी अभी विलेज के सामने आ जाते हैं। पाना मेरा अब ये देखकर हैरान हो जाती है कि ये विलेज तो पहले बंजर हुआ करता था, तो आखिर वैन के आने के बाद ये इतना डेवलप कैसे हो गया?
वो कहती है कि वैन के बारे में जो हमने सुना था कि वो टैलेंटेड है, यानी कि वो सच बात है। दूसरी तरफ अब एस्पार्डा को दिखाया जाता है जो कि वैन से कहता है कि मेरे ख्याल से हमें इस टाउन को 10,000 लोगों की रहने के लिए जगह बना देनी चाहिए। फ्यूचर की डेवलपमेंट के लिए यही सही रहेगा। वैन भी हैरान होकर कहता है कि अभी के लिए क्यों ना हम लोग 1,000 से शुरू करें। तो एस्पार्डा कहता है कि नहीं, अगर देखा जाए तो इस विलेज की डेवलपमेंट काफी तेजी से चल रही है। 10,000 लोग तो उल्टा कम और पड़ जाएंगे, क्योंकि जैसे जैसे हम लोग इस जगह को डेवलप करेंगे उतने ही काफी सारे लोग की हमें जरूरत पड़ेगी इस विलेज को गार्ड करने में और अलग अलग फैसिलिटीज को मैनेज करने के लिए। जिस पर वैन कहता है कि अगर तुम कहते हो तो तुम सही कह रहे होगे। तब एस्पार्डा भी कहता है कि ठीक है, वैसे क्या आपके पास कोई आइडिया है कि हम लोग कैसा एक फोर्ट्रेस टाउन बना सकते हैं? क्योंकि ज्यादातर जो कॉमन डिजाइन होते हैं वो तो स्क्वायर टाइप के फोर्ट्रेस होते हैं। तो वैन कहता है कि मैं सोच रहा हूँ कि हम लोग स्टार शेप का फोर्ट्रेस टाउन बनाएं, क्योंकि अगर कोई हमला करने आएगा भी तो उससे पॉइंटी वाली जगह पर जाना होगा अगर उन लोग को मेन गेट की तरफ से आना है तो। पर अगर फिर भी वो उन्हें इग्नोर करके सीधा वॉल की तरफ बढ़ते हैं तो हम लोग उनके ऊपर अलग अलग एंगल से हमला कर सकते हैं। ये सुनकर एस्पार्डा भी कहता है कि हाँ, ये डिजाइन तो काफी अच्छा रहेगा। तभी वही गार्ड आकर अब वैन को बताता है कि नेबरिंग कंट्री यानी कि फेर्डिनाटो काउंटी की तरफ से दूत आए हैं। दूत यानी कि ऐसे लोग जो कि कोई टास्क करने के लिए आए हैं या फिर कोई मैसेज कन्वे करने के लिए आए हैं। वो दूत और कोई नहीं बल्कि पानामेरा और आरते हैं। वो लोग अब जाकर वैन से मिलते हैं। पानामेरा को हम लोग यहाँ शॉर्ट में अब पाना बुलाएंगे। वो बताती है कि वो हाल फिलहाल में विस्काउंटेस बनी है, यानी कि वो आगे चलकर एक नाइट बनेगी। इसके बाद अब आरते अपना इंट्रोडक्शन देती है। वो कहती है कि मैं काउंट फेर्डिनाटो की सबसे यंगेस्ट डॉटर हूँ। मेरे फादर के कहने पर हम लोग आपको यहाँ पर रिस्पेक्ट पे करने के लिए आए हैं। तो वैन भी अब उन लोग की बात सुनने के लिए उन लोग को वहाँ पर बिठाता है। पाना अब वैन से कहती है कि जितना मैं देखकर कह सकती हूँ तुम आरते से छोटे हो, पर फिर भी वैन तुम काफी शांत से हो, मतलब तुम घबरा नहीं रहे हो। वैसे तुम्हें क्या लगता है कि हम लोग यहाँ पर क्यों आए होंगे? तो वैन कहता है कि मेरे ख्याल से तुम ये देखने आए हो कि मैं यानी कि तुम्हारा दुश्मन कैसा है, और तुम देखना चाहती हो कि क्या तुम मुझे अपने कब्जे में कर सकते हो या फिर नहीं, यानी मैनिपुलेट कर सकते हो या फिर नहीं। ये सुनकर पाना हैरान हो जाती है। वो उसकी तारीफ करके कहती है कि तुम 8 साल की हो पर फिर भी तुमने ये पता लगा लिया। हाँ, तुम जैसा सोच रहे हो बिल्कुल वैसे ही है। तुम्हें ये लैंड दी गई है जो कि काउंटी और किंगडम ऑफ येलेनीटा के बीच में आती है, इसलिए काउंट फेर्डिनाटो को तुम पर थोड़ा सा शक है कि कहीं मार्क्यूस फेर्टियो के कोई बुरे इरादे तो नहीं है, कहीं तुम काउंटी के खिलाफ तो नहीं हो जाओगे। मैंने सुना है कि तुम टैलेंटेड हो पर फिर भी तुम एलिमेंटल मैजिक यूज नहीं कर सकते हो। तो वैन भी कहता है कि हाँ, छुपा कर क्या ही फायदा, तुमने सही कहा, मेरे पास एलिमेंटल कोई भी मैजिक है ही नहीं और काउंट को मेरे से डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पे कोई बुरा इरादा करने नहीं आया हूँ। मेरे फादर ने मुझे किंगडम से निकालकर यहाँ पर फेंक दिया है। इस पर अब पाना कहती है कि तुम झूठ बोल रहे हो। पहले ये जगह एक बंजर सा विलेज हुआ करता था और अब तुमने इसे एक फोर्ट्रेस में बदल दिया, वो भी इतनी जल्दी। तुमने तो पुरानी बिल्डिंग्स को भी नए स्ट्रक्चर में बदल दिया। जितनी मेरी एस्टिमेशन है तुम्हारे साथ 5,000 लोगों को भेजा गया होगा ये काम कराने के लिए। शायद तुम्हारे फादर इस जगह को एक नई मिलिट्री की आउटपोस्ट बनाना चाहते हैं। ये बात सुनकर अब वैन तो काफी जोरों से हंसने लगता है। वो कहने लगता है कि आपको लगता है कि कोई गलत फहमी हो रही है। मेरे फादर ने मुझे काम सीन और थोड़ा बहुत सामान लाने की ही परमिशन दी थी इस विलेज के अंदर। इसके अलावा मेरे साथ उन लोगों ने कुछ भी नहीं भेजा और तो और मुझे गुड बाय करने के लिए मेरी फैमिली तक नहीं आई। तो अब पाना कहती है कि लेकिन तुम्हारे साथ तो तुम्हारा बटलर, तुम्हारा नाइट और तुम्हारे मेड भी तो हैं। जिस पर अब डी कहता है कि जो वैन है वो काफी टैलेंटेड पर्सन है तलवारबाजी में, मुझे उसके अंदर एक कमाल का फ्यूचर दिखा तो मैं अपनी मर्जी से खुद आया हूँ उसे ट्रेनिंग देने के लिए। मुझे शिवेलरिक ऑर्डर की तरफ से वापस आने के ऑर्डर्स दिए गए हैं पर मैंने उन्हें इग्नोर कर दिया। वहीं अब एस्पार्डा भी कहता है कि मैं भी अपनी मर्जी से आया हूँ, जैसे कि तुम देख ही सकते हो कि मैं एक बूढ़ा आदमी हूँ। मैं तो बस यहाँ पर कह सकते हो कि वेकेशंस मनाने के लिए आया हूँ और मरने से पहले मैं अपनी सारी नॉलेज वैन को देना चाहता हूँ। दूसरी तरफ टिल भी कहने लगती है कि हाँ, मैं भी अपनी मर्जी से आई हूँ, इससे फर्क नहीं पड़ता कि वैन नोबल पर्सन है या फिर नहीं। वो किसी के भी बीच में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते हैं, उनके लिए गरीब और अमीर एक जैसे हैं, इसीलिए ही वो मुझे पसंद है। इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं उन्हें जिंदगी भर तक सर्व करूंगी। ये सब सुनकर वैन अब उन लोगों से कहता है कि देखा, ये लोग अपनी मर्जी से आए हैं। तो अब पाना कहती है कि लेकिन ये बताओ कि आखिर विलेज इतना ज्यादा डेवलप कैसे कर गया? तो वैन कहता है कि बताने से अच्छा है कि मैं तुम्हें करके ही दिखा दूं। जिसके बाद वैन
वैन अब उन लोगों को थोड़े खुले सी जगह पर ले आता है और कहता है कि मैं तुम्हें एक रैम्पार्ट बनाकर दिखाऊंगा। जिसके बाद अब स्पार्टा अपनी पावर को यूज करके जमीन से एक काफी बड़ा मिट्टी का पहाड़ बना देता है। ये टॉप क्लास मैजिक देखकर तो पाना भी हैरान हो जाती है। वो कहती है कि लेकिन जब इसका माना खत्म हो जाएगा तो ये दीवार और ये जो पहाड़ है ये अपने आप ही गायब हो जाएगा। जिस पर वैन कहता है कि हाँ, ऐसा होने से पहले मैं अपने मैजिक को यूज करूंगा। ऐसा बोलकर अब वो अपने प्रोडक्शन मैजिक को यूज करता है और अब वो एक दीवार सी बना देता है। जिसके बाद वो कुछ ब्लॉक्स भी बनाता है और उनके ऊपर भी अपना मैजिक यूज करके वो एक रैम्पार्ट तैयार कर देता है। ये देखकर वो लोग भी हैरान हो जाती है। आरती भी अब उसे पूछने लगती है कि आखिर तुम्हारा मैजिकल एप्टीट्यूड क्या है। तो वो बताता है कि मेरे पास प्रोडक्शन मैजिक है। सोसाइटी इसे सबसे बेकार और यूजलेस मैजिक मानती है। ये सुनकर अब आरती काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। वो अब वैन की इसी बात से रिलेट कर पाती है। शायद से उसके साथ भी ऐसे ही कुछ हुआ है। वैन बताता है कि जैसे ही मेरे फादर को पता चला कि मेरे पास प्रोडक्शन मैजिक है, उसी समय उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। उन्हें तो मेरी ताकत के बारे में तक नहीं पता। इस पर पाना कहती है कि तुम्हारे फादर तो काफी बेवकूफ हैं। इतने बड़े टैलेंट को उन्होंने ऐसे ही वेस्ट कर दिया। तुम्हारी ताकत का यूज करके तुम्हारे फादर अपने दबदबे को और भी ज्यादा बढ़ा सकते थे। चलो मैं तुम्हारी सिचुएशन को समझ पा रही हूँ। वैसे मुझे हुक्म मिला है कि मैं तुम्हारी शादी आरती के साथ कराने वाली हूँ। ये सुनकर वैन भी सोचता है कि ओह, तो इस वजह से ये लोग यहाँ पर आए हैं। लगता है कि आरती का फादर भी नहीं चाहता है कि आरती उसके पास रहे। वहीं वैन बताने लगता है कि मेरा प्लान ये है कि मैं इसी फोर्ट्रेस टाउन को डेवलप करता रहूंगा। मैं किसी के भी साथ लड़ाई नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि जो काउंट है वो कोई भी दखलंदाजी ना करे यहाँ पर। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं कोई भी बुरा काम नहीं करूंगा, इसलिए मेरी कोई भी जरूरत नहीं है आरती के साथ शादी करने के लिए। वहीं पाना अब कहने लगती है कि सच बताऊं तो मैं इस चीज के अगेंस्ट थी कि आरती की शादी तुम्हारे साथ हो, क्योंकि मुझे लगा था कि एक ऐसे एरिया में आरती खुश ही नहीं रह पाएगी। मॉन्स्टर्स यहाँ पर हमला करते हैं, वो उसे मार भी सकते हैं। इसलिए मैं यहाँ पर आई थी जिससे कि मैं आरती की एंगेजमेंट को प्रिवेंट कर सकूं यानी रोक सकूं। पर अब सारी सिचुएशन को देखने के बाद मुझे पता चला है कि मैं गलत हूँ। यहाँ पर आरती अब सेफ रहेगी, इसलिए तुम उसके साथ शादी कर सकते हो। वैन, तुम्हारे अंदर एक ऐसा टैलेंट है जहाँ पर लोग तुम्हारे खुद पीछे आते हैं। तुमने अपनी नॉलेज का यूज करके इस विलेज को प्रॉफिट में बदल दिया। अगर मेरे और तुम्हारी एज के बीच में इतना बड़ा गैप नहीं होता तो तुमसे तो मैं ही शादी कर लेती। वहीं पर वैन तो अब काफी ज्यादा खुश हो जाता है कि कोई उसकी इतनी तारीफ कर रहा है। वहीं पाना अब कहती है कि अब तुम लोगों को देखना है कि तुम्हें शादी करनी है या फिर नहीं। वो इसके बारे में आरती से कहती है कि मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छा कमाल का पर्सन तुम्हें कभी मिलेगा। तो वो भी अब शर्मा जाती है। वो कहती है कि हाँ, मैं मानती हूँ कि वैन एक अच्छा पर्सन है, पर अभी भी मैं उन्हें अच्छे से जानती नहीं हूँ, तो मैं श्योर नहीं हूँ। उसे परेशान देखकर वैन भी कहता है कि जल्दबाजी की जरूरत नहीं है, मैंने भी वैसे शादी के बारे में सोचा नहीं है, और ऊपर से ये एक इम्पोर्टेंट डिसीजन है तो हमें टाइम लेकर सोचना चाहिए। तो वो लोग भी अब इस बात पर एग्री करते हैं और कहते हैं कि आज के लिए हम लोग यहीं पर रुकेंगे और सोचेंगे इसके बारे में। तो वैन भी मान जाता है। वहीं पाना अब आरती से कहती है कि तुम वैन के रूम में रुक जाना। जो सुनकर वैन और आरती दोनों ही शर्मा जाते हैं। आरती भी कहती है कि मैं वैन के रूम में कैसे सो सकती हूँ। तो अब पाना कहती है कि मैं तो मजाक कर रही थी। जिसके बाद वो वैन से कहती है कि क्या तुम हमारे लिए कोई रूम का बंदोबस्त कर सकते हो। तो वैन कहता है कि हाँ, मैं अभी बना देता हूँ। ऐसा बोलकर अब वो उन लोग के लिए रूम तैयार कर देता है। ये देखकर वो भी हैरान हो जाते हैं कि ये इतनी जल्दी बन गया। अगले सीन में वो लोग अब रात में बैठकर डिनर कर रहे होते हैं। वैन अब आरती से पूछने लगता है कि तुम्हें कैसा खाना पसंद है। अभी हमारे पास इंग्रेडिएंट्स की कमी है, पर जब हमारे पास वो हो जाएंगे तब मैं डिजर्ट भी बनाऊंगा। तो वो भी कहती है कि तो काफी अच्छी बात है। इसके बाद वो उसे पूछने लगता है कि वैसे तुम्हें सबसे ज्यादा क्या पसंद है। तो वो कहती है कि मुझे क्यूट चीजें पसंद है, जैसे कि फ्लावर्स और डॉल्स। इस पर वैन कहता है कि डॉल्स मैंने देखी नहीं है आज से पहले यहाँ पर कभी भी, क्या तुम मुझे कभी डॉल्स दिखाओगी। तो वो भी कहती है कि हाँ, मेरी कैरेज के अंदर ही कुछ डॉल्स पड़ी है, मैं तुम्हें वो कल दिखाऊंगी। ये सुनकर वैन काफी ज्यादा खुश होता है। वो स्माइल करके अब उसका शुक्रिया करता है। वहीं अब वैन की स्माइल देखकर तो आरती भी अब उसके प्यार में गिर जाती है। तभी टिल और कामसीन भी कहते हैं कि क्या हम लोग भी आ सकते हैं वो डॉल्स देखने के लिए। जिस पर वो भी कहती है कि हाँ, तुम लोग आ सकते हो। इसी तरीके से अब वो काफी अच्छा फील करती है। इसके बाद वो लोग अब वहाँ से जाने लगते हैं। पाना अब आरती से कहती है कि मैं तो सीधा सोने के लिए जा रही हूँ, तुमसे मैं कल मिलूंगी। ऐसा बोलकर अब वो चली जाती है। वहीं आरती वैन के पास होती है। वो काफी नर्वस सी लग रही होती है। तो अब वैन पूछता है कि क्या हुआ। तो वो भी अब काफी हिम्मत जुटाती है। वो अब वैन से कहती है कि आज के लिए शुक्रिया। मैं काफी नर्वस थी जब मुझे पता चला कि मेरी एंगेजमेंट होगी तुम्हारे साथ, पर जब मुझे पता चला कि तुम एक काफी अच्छे पर्सन हो तो अब मैं काफी रिलीफ फील कर रही हूँ। ऐसा बोलकर अब वो शर्मा जाती है और अब वो उसे गुड नाइट कहकर वहाँ से चली जाती है। ये देखकर वैन भी कंफ्यूज हो जाता है। वो सोचता है कि ये क्या था। अगले सीन में वैन अपने साथी के साथ होता है।
एस्पार्डा अब कहने लगता है कि सिचुएशन देखकर लगता है कि काउंट ने आरते को मैरिज के ऑफर के साथ इसलिए भेजा होगा क्योंकि शायद से आरते भी एलिमेंटल मैजिक यूज नहीं कर सकती है। तो वैन भी सोचता है कि हाँ ऐसा ही होगा। आरते को बताने में शर्म आती होगी कि उसे भी मेरी तरह निकाल दिया गया। वैन अब कहता है कि अभी के लिए मुझे आरते की विशेष को प्रायोरिटाइज करना चाहिए। अगर वो घर नहीं जा सकती है तो वो इस विलेज के अंदर रह सकती है, चाहे उसे मेरे साथ एंगेजमेंट करनी हो या फिर नहीं। और अगर वो घर जाना चाहती है तो वो घर भी जा सकती है, जैसा वो चाहेगी वैसा ही होगा। वहीं पर आरती भी अब वापस से घर आती है, यानी कि वहीं पर जहाँ पर वैन ने उनके लिए घर तैयार किया था। उसे देखकर पाना अब कहती है कि क्या तुमने वैन को प्रपोज कर दिया? तो वो भी अब शर्मा कर कहती है कि नहीं नहीं। तभी पाना अब उसे कहती है कि मैं सोच तो रही थी कि हम लोग कल वापस चलें, पर क्यों ना हम लोग कुछ और दिन यहाँ पर रुके, जिस पर अब उसे भी कोई एतराज नहीं है। अगले सीन में वो अब सोने के लिए जा रही होती है और सोचती है कि कल जब मैं वैन से मिलूंगी तो मैं उसके साथ बातें करने की कोशिश करूंगी। ऐसा बोलकर वो सोचती है कि जिंदगी में ये पहली बार हुआ है कि मैं अगले दिन उठने का वेट कर रही हूँ। कल के लिए मैं काफी एक्साइटेड हूँ। ऑलराइट गाइस, तो इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। ये एपिसोड थोड़ा सा बड़ा हो गया है, इसके लिए सॉरी। पर यह आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद नहीं हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन भी ऑन कर देना। मैं मिलूंगा तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।